जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहता क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस की जो हमारा अक्टूबर 2020 को पेपर हुआ था उसका ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नूरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो आंसर है इसका ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है वो किताब ए नूरस का लेखक था। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था। भारतीय इतिहास में आदिल शाही वंश के पांचवें बादशाह जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्खनी भाषा में किताब नवरसों की पुस्तक नामक का किताब लिखी। यानी जो शिया और सुन्नी कौन होते हैं? तो ये मुस्लिम कास्ट में शिया और सुन्नी दो वर्ग होते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास। तो मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय जो वाणिज्य कंपनी था उनका प्रारंभ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सल ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रथम है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। नंबर 2 है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ए है ओनली वन, बी है ओनली टू, सी है बोथ ए और दो दोनों, और डी है नाइदर वन नाइदर टू। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि दोनों कथन सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या की बात करें तो यूरोप में एक्सल ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो चला था वो 1746 से 48 भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिक्किम का भारत विलय किसने किया है? तो आंसर क्या है? आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार हैं। जैसे कि नंबर पॉइंट 1 है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में। महाराज दलीप सिंह को पेंशन दी गई। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था, सिखों ने युद्ध मांगा, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेजों डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर बर्मा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि लोअर बर्मा और पीगू कहीं अगर आए कि इसका विलय किसने किया था तो वो डलहौजी के ही समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, निम्नलिखित में से किसे 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो आंसर है इसका बी, यानी कि हैदर अली है। उसने डिंडुगुल में 1755 में एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न आर्मरी यानी कि आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। व्याख्या देखते हैं। हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के सुल्तान थे। इनके बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में प्रारंभ हुआ। इसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में चला भी हैदर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल यानी तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। क्वेश्चन ये आता है कि जो आधुनिक शास्त्रागार है तो वो कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो वो किए गए थे डिंडुगुल में। डिंडुगुल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और कब किए गए थे? 1755 ईस्वी में। आगे देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। इसमें कथन दे रखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है तथा दूसरा कथन को कारण कहा गया है। तो देखते हैं। जैसे कि ए है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी।
उसका जो कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, यानी कि आर जो है ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू हुआ था। यानी कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था कब लागू गई थी? 1820 ईस्वी में मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्रों में लागू हुआ था। मालवाड़ी व्यवस्था यह आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में अलग अलग हुआ था। यही कारण है कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब बात करते हैं प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग और अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखा है सूची 1, सूची 2। तो शस्त्र अधिनियम, पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, और डी है इंडियन डाइवोर्स, भारतीय विवाह विच्छेद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1876, 1878, 1869 और 1861। इसका आंसर की बात करो तो आंसर है डी, यानी डी सही है। जैसे आप देख सकते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में, ये यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाही पद अधिनियम 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करो तो आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। व्याख्या देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। यानी कि कहने मतलब यह है कि जो गांधी जी है तो वो किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? तो उसका नाम था राजपुताना। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने के लिए गई थी। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। यानी कहने मतलब ये है कि जो क्वेश्चन ये आता है कि सरोजिनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी या नहीं गई थी? तो आंसर है हाँ सही है, गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक दे रखी है, इधर इसके लेखक दे रखे हैं। सूची 1 में बुक है, सूची 2 में लेखक हैं। जैसे कि ये है स्टोरी ऑफ मोय डिपोर्शन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया फ्रीडम। तो अगर आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? अगर आंसर की बात करो तो आंसर है ए। सही सुले में जो है वो ए है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन तो लाला लाजपत राय है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बुक को ज़्यादा याद रखना चाहिए। तो एक बार और देखते हैं इसमें, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन कौन के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक, और ए नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत का भूगोल से। अब यहाँ से भारत का भूगोल शुरू हो गया है। तो भारत के भूगोल में भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन थे लगभग। जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं भूगोल में कितने क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो आंसर है इसका बी, यानी सतलज नदी जो है वो तो हिमालय पार वाली नदी है। तो आप देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राक्षसताल से होता है। यह नदी भारत से हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय को निर्माण किया गया है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सतलज नदी का जो सहायक नदी है कौन सी है? चिनाब नदी है।
और सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो उस बांध का नाम है भाखड़ नांगला बांध परियोजना। और नांगल बांध परियोजना के पीछे जो विशाल काय जो वो जलाशय है तो उसका नाम क्या है? तो गोविंद सागर जलाशय है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल गए। एक तो यहाँ पर कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सा सागर है? तो गोविंद सागर है, यानी जो जलाशय है। और किस नदी की सहायक नदी है? तो वो चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर है 21। एक तरफ ट्राइब्स हैं और लोकेशन है, यानी कि एक तरफ जाति हैं और उसका क्षेत्र है। कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं? इनमें से सुमेलित नहीं का नहीं देखने नहीं कौन सी है, यानी कौन सी नहीं मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं अंगामी है, बिरहोर है, खस है, टोडा है। और क्षेत्र है नागालैंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और इसका आंसर की बात करें, आंसर है सी। जो सी है यानी खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये मूलतः है उत्तराखंड की जनजाति है। जो खस है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। खस जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में है। आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में अवस्थित है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स में सही उत्तर चुनिए। देखते हैं। इस क्वेश्चन में सूची 1 में झील दे रखी है, एक तरफ लोकेशन यानी कहाँ पर स्थित है। जैसे हम देख सकते हैं साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील। नंबर डी है काली वेली झील। और इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ए 1 2 3 4, यानी कि जिस क्रम में वो लगी हुई है वो इस तरह से सही है। व्याख्या देखते हैं। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील है हरियाणा में, लोकटक झील है मणिपुर में, और कालवेली झील जो है वो तमिलनाडु में। कालवेली कालवेली है तमिलनाडु में। लोकटक तो आप जानते होंगे ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो आंसर क्या है इसका? और आंसर की बात करें तो आंसर है ए हिमाद्री श्रेणी जो है वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी यानी यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। व्याख्या देखते हैं। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च चोटियां इस श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, यानी जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो नवीनतम यानी कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। कश्मीर घाटी स्थित है, यानी कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कांगड़ा धौलाधार पर्वत श्रेणी, नंबर बी है पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी, और सी है महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणी, और डी है पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियों के मध्य है। तो आंसर है इसका बी पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। देखते हैं। कश्मीर घाटी जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय यानी कि हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी तथा 32 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन है 25। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व यानी कि इस दिशा के बारे में बात की गई है। जैसे आप देख सकते हैं नदियों के नाम है बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो आप जैसे देख सकते हैं कि केन तो सबसे बाद में आएगी, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी कि किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 2 हैं। तो आप देख सकते हैं इधर भी ये कट गया, इधर ये कट गया, इधर ये कट गया। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। तो ये इसका 4 3 1 है, ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यह एवं प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व इस क्रम है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैंने आपको बताया था कि केन है वो दूसरे नंबर पर थी। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर सिर्फ लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तो बाकी तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। तो एलिमिनेशन का भी यूज करना चाहिए बड़े एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है पर्वत, दूसरी तरफ है देश, यानी कौन सा पर्वत किस देश में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ए है एटलस, बी है कलिमंजारो, सी है चिमरोजो, और डी है पायरेनीज। फर्स्ट है फ्रांस एवं स्पेन,
2 है इक्वाडोर, 3 है तंजानिया और डी है मोरक्को, यानी 4 नंबर है मोरक्को। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ए, यानी 4321, 4321 है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो एटलस पर्वत है वो पाया जाता है मोरक्को में, कलिमंजारो तंजानिया में, चिमरोजो है इक्वाडोर में, और पाइरेनीज जो है वो फ्रांस में है। पाइरेनीज, तो ये कहाँ पर, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो इसमें जो है नहीं पूछा गया कि अंडमान निकोबार पर कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आंसर के बाद आंसर है बी, जो रेंगमा है। रेंगमा अंडमान निकोबार द्वीप में नहीं पाई जाती है। तो होलचू, ओंजे और सोमपेन जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं। और व्याख्या देखते हैं। भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजो, सोमपेन, सेंटलेज तथा हालचू निकोबारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि रेंगमा जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। रेंगमा जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। और आपने अभी देखा हो सेंटलेज जो जनजाति है, इसने भी एक यूएस अमेरिकी जो मतलब नागरिक था उसको मार गिराया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार से, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है एक तरह से। तो उसमें दे रखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, कथन ए है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और इसका जो कारण है बी, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसका, जो आप देख सकते हैं, जो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद नहीं है बल्कि आपका महाराष्ट्र है, यानी कि मुंबई है। तो कथन तो गलत हो गया, कारण जो है कारण सही है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो कथन है ए वो तो गलत है और किंतु आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ कुल 119 मील हैं। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कपास का विराटनगर कहते हैं, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण, तो जो ये आपको सूती वस्त्र है उसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, तो आर्द्र जो जलवायु होती है उसके बारे में बात की गई है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कहाँ यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। ये अतः स्पष्ट सही कथन जो ए है वो गलत है, जबकि कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मिनरल यानी खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखा है यानी कि उसके शहर उत्खनन क्षेत्र। तांबा है, लोहा है, इसका मैग्नीज है, बॉक्साइट है। क्षेत्र है चित्रदुर्ग, बेल्लारी, भिलवाड़ा, कटनी। तो अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर है सी। 1 और जो 3 है वो सब गलत हैं, बाकी 2 और 4 सही हैं। व्याख्या देखते हैं। तांबा का उत्खनन क्षेत्र जो राजस्थान के खेतड़ी में है, झुंझुनू आदि में है। मैंगनीज का उत्खनन जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से भी होता है, यानी कि जो मैंगनीज है वो उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी जो कर्नाटक से लोहा इसका उत्खनन तथा कटनी मध्य प्रदेश, कोरापुर, बेलंगारी उड़ीसा से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो आंसर है इसका सी, जो टीन उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबर उत्पादन एवं टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का 25% टीन का उत्पादन होता है। अधिकांशतः टीन का उत्पादन किट्टा घाटी में इपोत या ताइपिंग क्षेत्रों में होता है। गाइस इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।